BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। राजनीतिक चर्चा में आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विजय कौशिक जी, प्रवक्ता कांग्रेस। और जब हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की, और अनायास ही ध्यान जाता है इंडिया की तरफ, क्योंकि हाल ही में अलायंस हुआ है 28 जो विभिन्न पार्टियां हैं हमारे अपोजिशन की, कह सकते हैं हम, उनका अलायंस हुआ है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये इंडिया बना। ये तो रही बात एक अलायंस की, और हम बात करते हैं देश की राजनीति की, और देश से बात करके फिर हम आते हैं सीधा हरियाणा में। देश की राजनीति बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। आरोप प्रत्यारोप, इवन पत्रकार भी नहीं बख्शे जा रहे, उन पर भी दुनिया भर के जिस तरह से भी जो भी ये इनके प्रकार हर किसी भी आरोप को हल्के में नहीं लिया जा रहा, और पूरी कानूनी कार्रवाई और जिसे कहते हैं सख्ती और पाबंदी बरती जा रही है ये मौजूदा जो राज सत्ता है उसके द्वारा। ये तो रही एक बात। दूसरा, अगर हम प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं, हमने इंडिया की बात करी कि वहाँ अलायंस हो रहा है। मैंने जनाब का एक वीडियो देखा था, तो वहाँ ये कह रहे थे कि हुड्डा जी जो हमारे कांग्रेस के टाइम सर्वा कह सकते हैं हरियाणा के लिए, उनका एक बयान आया कि हम अलायंस चाहते ही नहीं। तो ये एक कुछ अजीबोगरीब देश और प्रदेश की राजनीति में थोड़ा सा एक विरोधाभास सा आता है। मैं इसी बात से सवाल जो है वो आगे बढ़ाता हूँ, फिर हम बात करते हैं कि किस तरह से क्या चल रहा है आगे। तो कौशिक साहब, आप ये बताइए कि मैंने आपका एक वीडियो देखा था और वहाँ आप कह रहे थे कि भाई ये जो अलायंस वाली बात मैंने कही कि हुड्डा जी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, तो बाकी एक तरफ जहाँ आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर तो ये है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए शर्मा जी, सच्चाई तो ये है कि ये जो हमारा इंडिया गठबंधन है, अभी लोकसभा चुनाव को लेकर ये गठबंधन की बात चली, सभी दल एक साथ आए, और एक साथ आने के बाद में अभी बहुत से मुद्दों पर सहमति होनी बाकी है, क्योंकि अभी 3 बैठकें हुई हैं। 3 बैठकों के रिजल्ट आपके सामने हैं कि उसमें कुछ जो नफरत की दुकान लगाते थे चैनलों पर, उन एंकरों का भी बहिष्कार हुआ है, इंडिया गठबंधन द्वारा किया गया है जी। तो इसी तर्ज पर अभी जब तक सीट शेयरिंग का फार्मूला ना निकल जाए, उस पर सबकी सहमति ना बन जाए, पूरी रूपरेखा फाइनल ना हो जाए, तब तक हम ये कह सकते हैं कि गठबंधन फाइनल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये गठबंधन फाइनल ना होने का मतलब कुछ और हो जाता है। आप ये आप कह रहे हो कि गठबंधन फाइनल नहीं है। देखिए हम, और फार्मूले की जहाँ तक आप बात कह रहे हो, तो वो तो हम जो सामने जो छपी हैं खबरें, वो तो ये कहते हैं 1 by 1 एक के अगेंस्ट एक। मैंने पहले भी कहा है कि शादी जब पूर्ण मानी जाती है जब 7 फेरे पड़ जाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी 3 मीटिंगें हुई हैं, और जब तक ये फाइनल सारा सिस्टम नहीं हो जाता, तो हम इसमें मानकर चल रहे हैं कि कुछ दल हमें छोड़कर भाग भी सकते हैं सीबीआई और ईडी के दबाव में, कुछ नए भी आ सकते हैं। तो जिस मौजूदा परिप्रेक्ष्य में आप इस गठबंधन को देख रहे हैं, उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, ये तय है आने वाले समय में, पहली बात। दूसरी बात, जब इंडिया गठबंधन की बात चल रही थी तो कई दल ऐसे थे जिन्होंने अन्य क्षेत्रीय दलों से दबाव डलवाकर जबरदस्ती इस गठबंधन में शामिल होने के लिए काम किया, और कांग्रेस पार्टी ने ना चाहते हुए भी, देश हित को ध्यान में रखते हुए, अपने सहयोगियों की बात मानते हुए, हमने आम आदमी पार्टी को भी मौका दिया इस गठबंधन में शामिल होने का। लेकिन ये सारी कवायद लोकसभा चुनाव को लेकर थी। अब हरियाणा में भी कई क्षेत्रीय दल कोशिश करने लगे कि भाई हम इस गठबंधन का हिस्सा बने। उसमें इनेलो भी है। हाँ बिल्कुल, इनेलो भी है, आम आदमी पार्टी भी है। ये चाहते हैं कि भी इनको प्रदेश स्तर पर भी हम दी जाए, इनके साथ गठबंधन हो प्रदेश स्तर पर। हाँ जी। मैं आपको ये बता दूं कि चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन सब को ये मालूम पड़ चुका है आज के समय में कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना,
इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। तो अभी लोकसभा का तो इन्हें भविष्य मालूम है नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये विधानसभा में कांग्रेस से हिस्सा लेकर और हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करना चाहते हैं। चलिए, जिसको लेकर हुड्डा जी ने, सुनिए, हुड्डा जी ने स्पष्ट कह दिया था कि भाई हरियाणा में इस तरह की किसी भी क्षेत्रीय दल की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हम अपने दम पर सक्षम हैं, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, हम अपने दम पर हरियाणा में सरकार बनाएंगे, क्योंकि जनता ने ये आशीर्वाद हमें दिया है। जनता का जो जन समर्थन हमें मिल रहा है उसके चलते हमें किसी और का सहयोग नहीं चाहिए। जनता आपने ठीक है, प्रदेश स्तर पर जो भी अपने वक्तव्य दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस टाइम अगर हम देश की राजनीति पे गौर करते हैं, आपने देखा कि किस तरह से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप पीछे भी लगते आए, यानी अतीत में भी लगे हैं, लेकिन जिस स्तर पर आज हम राजनीति देश की देख रहे हैं, जिस स्तर पर भी आ चुकी है, मैंने कल मैंने करण दलाल जी का भी एक साक्षात्कार किया छोटा सा जी। तो उन्होंने एक बात कही कि एक अघोषित जो है इमरजेंसी, ये उनका बयान है। उन्होंने कहा कि देश में जो स्थिति पैदा हो चुकी है, राजनीतिक जो परिस्थिति है, जैसे हम अगर इंडियन पॉलिटिक्स की वर्तमान राजसत्ता की स्थिति देखें, तो उन्होंने कहा था ये अघोषित एक इमरजेंसी की स्थिति का दौर है। हाँ जी। तो उन हालात को देखते हुए आप इस गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? मजबूत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को किसी गठबंधन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारी पार्टी ये मानती है कि जहाँ जहाँ हमने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया अतीत में भी, वहाँ हमें नुकसान उठाना पड़ा। जैसे समाजवादी पार्टी को अगर हमने समर्थन ना दिया होता कभी, तो आज समाजवादी पार्टी कहीं ना होती। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हमने समर्थन देकर उनकी सरकार ना बनवाई होती, तो आज आम आदमी पार्टी कहीं ना होती। तो अल्टीमेटली जितने भी हमारे गठबंधन हुए हैं, उनके चलते कांग्रेस को नुकसान हुआ, क्षेत्रीय दलों को फायदा हुआ। लेकिन आज हमारे सामने देश को बचाने की मजबूरी थी। आज आर्थिक हालात ख़राब हैं देश के। चाइना के साथ रिकॉर्ड घाटा हमारा क्रॉस कर चुका है $100 अरब को। चाइनीज़ ऐप कंपनियों के माध्यम से लोगों को लूटा जा रहा है। देश में सट्टा बाजार, किसी भी मोबाइल को खोलो और आप सट्टा खेल सकते हो। सरकार ने उसे बंद करने की जगह 28% GST उस पर लगा दिया। तो ये सरकार लूटने में लगी हुई है। PM केयर से घोटाला है। कोरोना काल में बहुत बड़े बड़े घोटाले किए गए, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि आपदा को अवसर बना लीजिए, तो बनाया लोगों ने। मोदी जी की सरकार ने खूब बनाया, क्योंकि PM केयर्स उसी समय बनाया गया था, जिसके बारे में बाद में सरकार की ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि इसका भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये एक निजी उसके तो ऑडिट भी नहीं होने दिया। हाँ। ये सब घोटाले हैं निश्चित तौर पर। आज हम चाहे हाईवेज की बात करें, भाई 70 साल में देश के ऊपर कर्जा था 40 लाख करोड़, जो कि इनके राज में 40 लाख करोड़, शायद 52 मैं कह रहा हूँ 52 सही। आज वो 152 करोड़ हो गया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो सवाल ये, देश को कर्जे में डुबो दिया इन्होंने। RBI के रिजर्व फंड से 2-2 बार पैसे निकाल कर खर्च कर चुके हैं, जबकि पिछले 70 साल में किसी सरकार ने RBI के रिजर्व फंड से चवन्नी नहीं निकाली। मान्यवर, इन्हीं हालात को देखिए, जो आप सारी स्थितियां आपने बयान करी, कि आर्थिक स्थिति को भी बयान किया, जो इस टाइम एक सबसे जो नाजुक स्थिति पत्रकार वो जो उजागर करते हैं, उन पर भी देखो, अभी देखो इसके न्यूज़ क्लिक का जो हुआ है, उसके संचालक को और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव, उनको तो बंद कर रखा उन्होंने। और इसके अगेंस्ट कल परसों ही आपने अगर दिल्ली गए हों, तो दिल्ली में प्रेस क्लब में बहुत इसका विरोध किया गया है इस चीज़ का। मैं तो इसके लिए मोदी जी को बधाई देता हूँ। माननीय मोदी जी, आप जो सत्ता के शीर्ष पर बैठकर अहंकार के चलते ये जो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इसके चलते आज नहीं तो कल लोकतंत्र जिंदा जरूर होगा। कितने पत्रकारों को आप अंदर करेंगे, कितने नेताओं को, विरोधियों को, विपक्ष में आवाज़ उठाने वालों को कितनों को अंदर करेंगे। या तो ये जेल देश बन जाएंगी, या ये देश जेल बन जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये पत्रकार चुप बैठ जाएंगे? अरे भाई, चुप बैठने वाले होते तो मोदी सरकार के डंडे के आगे जैसे और बहुत से चैनल या बहुत से जो एंकर हैं, पत्रकार हैं, वो रट्टू तोते वाली भाषा बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे होते। मान्यवर, इन्होंने नहीं बोली। आपने तो यानी कि ये चुप नहीं बैठने वाले। मोदी जी, आपकी ये जो घोषित, मैं तो कहता हूँ घोषित इमरजेंसी है ये तो, कि जो बोले उसी को अंदर।
आपने मायावती जी के साथ क्या किया मोदी जी? आज मायावती के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलती, क्योंकि सिर पर तो सीबीआई ईडी का डंडा है। तो आप कब तक डराएंगे? कभी तो विस्फोट होगा, आपका घड़ा भरेगा और फूटेगा। देखिए मान्यवर, आपने पत्रकारों की बात करी, वो खामोश नहीं बैठेंगे। मैं इस हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की 12वीं कड़ी करने जा रहा हूँ, आज ही करना था, आपके आने से पहले मैं वही तैयारी कर रहा था। इतिहास 1826 से हिंदी पत्रकारिता का इतिहास शुरू होता है। जी शर्मा जी। और उससे पहले जो अंग्रेज़ी का शुरू हुआ वो 1780 से हुआ, जेम्स अगस्त हिकी ने किया। जी। गोया ये जो हमारे 1780 से लेकर 1880 तक 100 साल, और फिर 1980 तक 200, और 243-45 साल, या अभी 250 साल पूरे नहीं हुए, या कह सकते हो लगभग 250 साल की ये पत्रकारिता का कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा, कोई भी दौर ऐसा नहीं गुजरा कि पत्रकारों को या संचालकों को या संपादकों को किसी दिक्कत का जो सरकार की तरफ से वो सामना ना करना पड़ा हो। ऐसा कोई दौर नहीं गुजरा। यानी अगर हम जेम्स अगस्त हिकी की बात कर रहे थे, वो आयरिश था, उसको देश छोड़ के भागना पड़ा। जो संपादक थे इसके उदंत मार्तंडे के, जो हिंदी दैनिक पत्र, एक मिनट मैं आपको बात बता रहा हूँ सर, पत्रकारों की आपने बात करी, पत्रकारों के सामने किसी भी सरकार ने ऐसी सहूलियत नहीं दी, ऐसा सहूलियत या ऐसा मौका, ऐसी फ्रीडम नहीं दी कि वो जो चाहें वो कर दें। पाबंदियाँ हमेशा लगी हैं, लेकिन पाबंदी की कोई हद होती है। देखिए, आप ये मान रहे हैं कि पाबंदी की हद होती है, मैं सहमत हूँ। और जिसे आप कह रहे हैं कि किसी भी सरकार में आपको लगता होगा, मैं दावा करता हूं कि कांग्रेस सरकार के समय में लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ का हमेशा सम्मान किया गया। ठीक है कि अभी पत्रकारों की भी अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन आज हो क्या रहा है? आज जो देश के लिए लड़ रहे हैं पत्रकार, उनको जेलों में डाला जा रहा है जैसे वो देशद्रोही हो। जी हाँ, उनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं। ये दुखद है सर, ये आर्थिक रूप से तोड़ा जा रहा है ताकि वो उनकी कलम ही ना चले। भाई, आपने एक अखबार निकाला, लिखकर निकाला, जब अखबार के लिए कागज नहीं होगा, आपके पास पेन नहीं होगा, क्या लिखेंगे? तो ये सरकार तो इस स्तर तक उतर आई है जो पत्रकार हमें बता रहे हैं। पेन नहीं होगा, धन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, खामोश कर दो। ये देखो, इस टाइम जो स्थिति है, वो मैंने आपको कहा ना कि पाबंदियों की या पाबंदी की एक हद रही है। जो आपने कहा कांग्रेस के टाइम पे ज़्यादातर तो कांग्रेस का ही रहा है राज्य, मतलब कि शासन, तो उसमें एक हद थी। आज जो समझ में नहीं आ रही कि ये किस तरफ जो अगर इसकी दिशा और दशा देखें राजनीति की, ये कुछ ना कुछ समझ से बाहर है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सत्ता में बैठा हुआ आदमी ये सोचने लगे कि ये कुर्सी ही सब कुछ है और इसको सदा अपने साथ रखना है, यानी कि सत्ता को, और जब उस कुर्सी पर बैठने के बाद उसे लगे कि भाई अब, क्योंकि देखिए जितना बड़ा आदमी होता है उतना बड़ा डरपोक होता है, तो अब जो मोदी जी का डर है वो केवल एक ही है कि भाई उनकी कुर्सी छिन न जाए। पहले वो कहते थे एक अकेला मोदी सब पर भारी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने गठबंधन की कवायद शुरू की तो मोदी जी ने फटाफट गठबंधन बना लिया 38 दलों का, जिनमें से 2 दल इन्हें छोड़कर भाग चुके हैं। तो भाई आप कितने भयभीत हैं? आप सीबीआई का छापा, ईडी का छापा कहाँ नहीं डलवा रहे, और जो लोग इनकी भाजपा में शामिल हो जाते हैं वो लोग, उन लोगों पे फिर कोई छापेमारी नहीं होती। वो कोई इसी तरीके से पत्रकार हैं, ये फार्मूला भी है, पत्रकारों पर भी लागू कर रहे हैं आप कि भाई जो इनके गुण गाने लगेगा वो तो ठीक है, बच जाएगा, नहीं तो भैया जाओ जेल। बहुत ये चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, क्योंकि मैंने कहा ना कि भी अंत तो जरूर होता है। ये हम तो वैसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं माननीय मोदी जी से, मोदी जी, लोगों के दिल जीतने के लिए किसी को जेल भेजने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे काम करो। हकीकत यह है कि आपने कहा अच्छे दिन आएंगे, आपने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, आपने कहा हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, आपने कहा विदेशों से काला धन वापस आएगा। अगर आपने इनमें से कुछ भी काम कर दिए होते ना, तो आज आपको पत्रकारों को जेलों में डालने की जरूरत ना पड़ रही होती, आज आपको नेताओं को, विपक्षियों को जेलों में डालने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। आपको भी मालूम है कि इस देश के 80 करोड़ लोग आपके 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं। आपने इस देश को किस कंडीशन में लाकर खड़ा कर दिया? 40 करोड़ लोगों ने तो रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया, क्योंकि 45 करोड़ ये आंकड़े हैं, 45 करोड़ के आसपास हैं जो निराश हैं इस वक्त के, जो वो मायूस हो चुके हैं कि क्या कोई फ़ायदा नहीं, कोई काम नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपसे अंतिम सवाल करता हूँ। देश के जो आज संविधान है, जिस भी हम इस
राजनीतिक दशा में है इस टाइम, अवस्था में कह लें, और आसार संभवतः इस संविधान को जो खतरा जो मंडरा रहा है इसके ऊपर, उसके बाबत आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या संविधान हमारा किस तरह से और कितना सुरक्षित है इस वक्त? देखिए, मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा, क्योंकि विजय भाई एक सेकंड, अगर देखिए मैं बताऊं, मौजूदा संविधान पे अगर हम ये सरकार चलती, कोई भी सरकार चलेगी, तो उसमें लोकतंत्र जो है उसकी पूरी संभावनाएं हैं और लोकतंत्र पे ही लोकतांत्रिक प्रणाली रहेगी। सच्चाई जी है, इस देश की जनता सदैव भ्रमित रही है। हाँ जी, मुगल काल के बाद में जैसे ही अंग्रेज आए, उन्होंने बहुत तरह के भ्रम फैला दिए। आज हमारे देश के करोड़ों लोग उस भ्रम में फंसे पड़े हैं। स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्र, हमारा बनाया हुआ तंत्र, क्या ये तंत्र हमारा बनाया हुआ है? अगर ये हमारा बनाया हुआ होता तो क्या समाज का प्रत्येक वर्ग आज त्राही त्राही कर रहा होता शर्मा जी? हैं भाई, हमने कोई व्यवस्था की है तो हम अपने अनुकूल करेंगे जी। आज सारी व्यवस्थाएं हमारे प्रतिकूल हैं जी। आप जहां सड़क पर जाम लग रहा है, जहां पुलिस वाला होना चाहिए वहां नहीं है जी, लेकिन जैसे ही आपको सड़क खुली मिलती है और आप थोड़ा सा तेज चलते हैं, आपका चालान हो जाता है, वहाँ पुलिस वाला आपको मिल जाता है। तो इस देश में सारी व्यवस्थाएं लोगों को लूटने की हो गई हैं। निश्चित तौर पर कोर्ट में लोग जाते हैं, वहाँ मुकदमों के इतने बोझ हैं, जज चाहकर न्याय नहीं दे पाते। जी जी। आप हॉस्पिटल्स में चले जाओ, डॉक्टर चाहकर आपका इलाज नहीं कर पाते, भीड़ बहुत है। हमें मालूम है, लोग हमारे पास आते हैं, जी हमारा अस्पताल में किसी तरीके से एडमिट करा दीजिए हमारा मरीज। तो ये देश का दुर्भाग्य है, हम आज तक अपना खुद का तंत्र विकसित नहीं कर पाए, ऐसा तंत्र जो इस देश को नंबर 1 बना सके, विश्वगुरु बना सके। और उसके लिए आज के समय में तो मोदी सरकार दोषी है पूरी तरह से। चलिए, ये आपका वक्तव्य है और हम कुछ ऐसे बिंदुओं पर आपके साथ इस कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ये लोकतांत्रिक सिद्धांत, ठीक, आज जो कुछ है वो सब कुछ आपके सामने है। सबसे बड़ी बात है कि नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, बिहार या इधर कोलकाता या इधर की अगर हम बात करें हिंदी भाषी या दूसरे की, तो आपको समझना होगा कि वो राजनीति में बहुत रुचि रखते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में लोगों की राजनीति में रुचि नहीं है। सुन लो, कभी इनसे चर्चा करके देख लेना, ये कटते हैं, भागते हैं। नहीं, ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी। सुनो, ये रोजी रोटी के चक्कर में बेचारे इतने परेशान हैं, कोई बिजली के बिल से परेशान है, कोई हाउस टैक्स को लेकर 45 करोड़ का आंकड़ा केवल जो निराश है, जो मायूस है, वो केवल नॉर्थ इंडिया का नहीं है जनाब अली, नहीं होगा, वो पूरे भारत का है। मैं इस करके कह रहा हूँ, लेकिन मैं राजनीति के प्रति झुकाव और जो लगाव है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो बिहार का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का, इधर का, यूपी का कह लो, या इवन कोलकाता का भी कह लो। कोलकाता में आज भी बहुत सारे अखबार ऐसे हैं। मैंने आपको कल शुरुआत करी 1780 में बंगाल गजट छपा। हिंदी की पत्रकारिता का इतिहास देख लो, उसमें यानी उन लोगों की राजनीति में रुचि है, नॉर्थ इंडियन की नहीं है। तो इस करके ये कतराते भी हैं बात करते हुए। और मैं खुद यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ भाई लोगों को, भाई मुझे पैनल बनाना है, हम स्वच्छ एक चर्चा करना चाहते हैं, जो जिसके ख्याल आते हैं। एक भी ज़्यादातर लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, ये बड़ी स्पष्ट बात है। सबसे बड़ी बात ये है, आपके इसमें एक दुखद पहलू मैं जोड़ देता हूँ कि जो अपने आप को सामाजिक लोग कहते हैं, संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी योग्यता समाज के सामने आपके माध्यम से आनी चाहिए, अगर वो लोग चर्चा से भाग रहे हैं तो ये बड़ा ही दुखद विषय। तो ये दुखद है। और जैसे विजय जी ने कहा, अस्पतालों में देखिए, मैं बताता हूँ कि आप इसके साथ बाज़ारवाद को भी समझें, उपभोक्तावाद, बाज़ारवाद, इसको समझिए। पूंजीवाद की एक नीति है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी और अपनी हेल्थ पॉलिसी करवा रखी होंगी। आज जितने भी इलाज चलते हैं हॉस्पिटल्स में, सबसे पहले पॉलिसी देख के चलते हैं। तो ये पॉलिसी मैटर है। शर्मा जी, मैं तो सरकारी सिस्टम की बात कर रहा था। मुझे मालूम है प्राइवेट अस्पतालों में तो आज लूट के अड्डे। सर, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे जो सिद्धांत भी तो चल रहा है ना कोई। बिल्कुल, वही मेडिक्लेम का है। आप इसको समझ नहीं, ठीक है जी। आप देखिए, कुछ ना कुछ विश्वास अपने आप पर लाइए, थोड़ा सा अपने विचार स्वच्छ रखें, शुद्ध रखें, खान पान शुद्ध रखें,
अच्छा बर्ताव करें, सौहार्द रखें। ये बहुत बड़े एक सूत्र हैं, आपको दवाइयों से मुक्त रखेंगे। और ज़रा सोच, अच्छे माहौल में बैठो, अच्छे लोगों से मिलो। ये हमारी एक इस राजनीति की चर्चा के बावजूद भी एक हल्का सा संदेश, शुभकामनाएं भी हैं। तो बाकी तो जो विचार हैं वो इनके ज़ाती हैं। हमने सवाल किए हैं, इन्होंने जो कहा है वो विजय साहब, क्योंकि नेशनल उस पर आपने डिबेट में देखा होगा इनको, तो हमारी इनसे गुजारिश रहती है भी कभी कभी हमें भी मौका दे दिया करो। तो हम इनके शुक्रगुजार हैं, ये आए हमारे स्टूडियो में, और इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमें तो ये जानकारी जो साझा करनी है अपने दर्शकों के साथ, इतना ही हमारा ध्येय है। और फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।